अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, जिसकी राइटर है मरियम फ़याज़ एंड शी इज़ सच अ डार्लिंग। मतलब बहुत अच्छी हैं। मैंने उनसे बात की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो मैंने ऑफ़ कोर्स मैंने इस नावल को नहीं पढ़ा अभी तक और मुझे नहीं आइडिया कि ये कैसा नावल है। आप लोग वैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका फ़ीडबैक कैसा है। तो नावल स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे दूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली गई हैं, मतलब लाइंस बोली जा रही हैं, कैरेक्टर्स नेम लिए जा रहे हैं। तो आई थॉट मेरा और आपका वो थोड़ा सस्पेंस ख़राब हो जाएगा, तो मैं नहीं पढ़ती। तो हम लोग थोड़ा इस तरह से मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा कैसा मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसे नावल जिसमें वो नाम भी ले रही हैं, करैक्टर वो बोल रही हैं और कुछ लाइंस भी बोली जा रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो पढूं। तो नावल इट्स रियली वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग। आगे हो रहा है वैसे, बहुत ही अमेजिंग था। हर कपल बहुत प्यारा था। जहान इज़ सो फनी। अच्छा, मैं नहीं पढ़ रही कोई नावल उससे रिलेटेड के कुछ बताया जाए, ये वाला पढ़ते हैं। मैंने पढ़ लिया लास्ट एपिसोड। थैंक यू हैप्पी एंडिंग के लिए। बेस्ट नावल था और मज़ा आ गया डियर। बहुत अच्छी एंडिंग थी, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ओके, तो मतलब हैप्पी एंडिंग नावल है तो मज़ा आएगा। उफ़ अल्लाह मरियम, लोग किसी को देखकर प्यार मोहब्बत करते हैं, मैंने तो आपको पढ़ के ही इश्क कर लिया। भी कमाल, बहुत भाई कमाल। अच्छा, उसने भाई लिखा है तो भी की तरह लिखा हुआ। बहुत मज़ा आया नावल पढ़ के। रिव्यू टाइम। मैंने नावल और आप बल्कि यार कुछ मैसेज टाइपिंग में ना आगे पीछे हो जाती है। ख़त्म किया है पर बहुत मज़ा आया। कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिल, हर चीज़ थी। एक पॉइंट पॉइंट ऑन टाइम था। स्वाद आया। पर यार इसके ना थोड़ी लिखा, मुझे मैसेज टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा नावल था। जस्ट completed your novel, Mr. and Mrs. Beast. Want to tell you, keep it up, girl. It was fabulous and worth reading. The twist was unexpected about Zian and it kept connected me with the novel till the end. Lots of love for your future work. Wow. Novel is so beautifully written. It started starting, ending, and the whole novel is so fantastic. I love it. My favorite characters of your novel is हमने हमारे फेवरेट कैरेक्टर वो हो जाएंगे। आपका नावल पढ़ लिया पूरा। आउट क्लास नावल लिखा है। राइटिंग स्किल अच्छी है आपकी बहुत। सीज़न 2 लिखेंगी आप। नावल बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। तो मतलब आप लोग खुद भी जाकर ये सारे फीडबैक्स पढ़ सकते। सॉरी उसके वो सारी वो फीडबैक खुल रहे हैं। तो बस मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा लिखे हुए हैं तो नहीं पढ़ा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। आई कंप्लीटेड मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट। इट वाज सो गुड। नाउ आई वांट टू buy it on book form and add in my favorite books collection, and also excited for the next one, मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट। तो क्या ख्याल है गाइस, स्टार्ट करें इस खूबसूरत जर्नी को। ये उन्होंने मुझे अलग से इंतसाब भेजा था। हर उस शख्स के नाम जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हासदीन का शिकार हुआ हो। हर तरफ शादी के शादियाने बज रहे थे। बारात पहुंच चुकी थी, सभी बहुत खुश थे। ख़ास कर बारान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज वो पूरे हक से उसे अपने साथ ले जाने आया था। निकाह पहले से ही हो चुका था तो अब बस रुखसती होनी बाकी थी। सारे कपल्स अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। बारात का इंतज़ाम सुल्तान हवेली के लॉन में किया गया था। अब्बा हजूर ने लड़कियों को दुल्हन को लाने का इशारा किया। आह आह, एक ज़ोरदार चीख सबकी समातों से टकराई। सबकी नज़रें छत से गिरते हुए उस वजूद पर पड़ी। सबकी बेसाख्ता चीख गूंजी। बहरान बेयकीनी के आलम में स्विमिंग पूल की जानिब भागा। वो छत से गिरी थी या फिर गिराई गई थी। खून में लथपथ वो खून आलूद फर्श पर तड़प रही थी। उसे इस हाल में देखकर बहरान साकित हुआ। फिर अगले लम्हे बहरान उसे अपने बाजुओं में उठाए पागलों की तरह भागा था। बहरान के जिस्म से जैसे रूह खींच ली गई थी। वो बस मारा उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। सुल्तान हवेली और
कार अबे मेंशन के तमाम अफराद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही जो मंजर उनको देखने को मिला, उस मंजर ने सबके दिलों को चीर दिया। वो 28 साला मर्द वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, रो रहा था, खुदा से उसकी ज़िंदगी मांग रहा था। आज तारीख फिर दोहराई गई थी, सबका दिल आज फिर टुकड़ों में तकसीम हुआ था। अगर अंदाज मेरा बदला तो फिर शोर उठेगा, जो ज़बां मेरी खुली तो फिर शोर उठेगा। यहाँ अब तक बातों बातों में उलझी हैं, बातें बातों में उलझी हैं। सुलझाना जो चाहूँ तो फिर शोर उठेगा। गलत करते हैं हम करके अपनों पे भरोसा, साबित जो कर जाऊँ तो फिर शोर उठेगा। मेरे कलाम से पहले है यहाँ हो का आलम, मेरा बयान कर हो जाए तो फिर शोर उठेगा। खामोशी समंदर की भी देती है गवाही, तूफान कोई आएगा तो फिर शोर उठेगा। जब तक है ज़बान चुप तो ये राज ही रहेगा, चुप हद से गुज़र जाए तो फिर शोर उठेगा। जब तक खुला है महकदा तो खामोश है ये, दर बंद किया साकी ने तो फिर शोर उठेगा। 9 माह कबल ये मंजर है इस्लामाबाद का। सुनसान सड़कों पर एक बाइक सवार हवा की सी रफ्तार से सड़कों पर अपना हैवी बाइक चला कम उड़ा ज़्यादा रहा था। ब्लैक और रेड कंट्रास्ट के हैवी बाइक के साथ ब्लैक ही पैंट और जैकेट पहने, सर पर ब्लैक ही हेलमेट पहने, हाथों में ब्लैक ग्लव्स और पैरों में ब्लैक जॉगर्स पहने, बाइक की स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाए हवा से बातें करते हुए जा रहा था। बाइक को ब्रेक लगाते किस गोदामनुमा जगह पर रुका और चुपके से अंदर दाखिल हुआ। छुप छुपा कर एक कमरे में दाखिल हुआ जहां बहुत सी इलीगल अद्वियात, या अगर उन्हें ड्रग्स कहा जाए तो गलत ना होगा, मौजूद थी, जो स्मगलिंग के लिए वहां छुपा कर रखी गई थी। उस नकाबपोश ने अपने हाथ में पकड़े पेट्रोल को उन ड्रग्स पर डालना शुरू किया और माचिस की जलती तीली उसके हवाले की। देखते ही देखते आग भड़क उठी और हर चीज़ को अपनी लपेट में ले गई। आग लगते ही वो नकाबपोश जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से फरार होने के लिए निकला कि कुछ गार्ड्स आगे आ गए। ओए कौन हो तुम? एक गार्ड ने पूछा। कमरे में आग लग गई है, जल्दी कुछ करो। इतने में आवाज़ बुलंद हुई, ये काम उसी का है, पकड़ो इसे। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखते कहा और नकाबपोश की तरफ लपके, और देखते ही देखते नकाबपोश ने अपने जौहर दिखाते हुए एक की गर्दन तोड़ दी और नीचे झुकते अपने जॉगर से एक चाकू निकालते दूसरे गार्ड के दिल में दे मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि गार्ड्स को संभलने का मौका ही ना मिला। नकाबपोश गार्ड्स को ठिकाने लगाते वहाँ से फरार हुआ। सर, स्टोर रूम में आग लग गई है, एक गार्ड ने आके इतला दी। क्या बकवास कर रहे हो, किसकी कारस्तानी है? उनके लीडर ने धारते हुए कहा। सर, मालूम नहीं, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन क्या? लीडर फिर धारा। सर, हर चीज़ को आग लग गई है, गार्ड ने बताया। बगैर तो तुम लोग क्यों बच गए? चलो जल्दी अब, लीडर ने हुक्म दिया। वो लोग स्टोर रूम की तरफ गए और देखा हर चीज़ खाक हो चुकी थी। शिट, बॉस हमारे चीथड़े उड़ा देगा। सर जल्दी आए, पीछे राहदारी में 2 गार्ड्स की लाशें पड़ी हैं, एक गार्ड ने इतला की। राहदारी में पहुंचते ही लाशों का मुआयना किया। दीवार पर नज़र पड़ी तो एक कागज़ एक खून आलूद चाकू के सहारे लटकाया गया था जिस पर लिखा था, फिर मिलते हैं। सर, ये काम डार्क डेविल का है, एक गार्ड ने कहा। चटाख, तो तुम लोग क्या भंग पीकर सो रहे थे? उनके लीडर ने उसी गार्ड के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते कहा। अब बॉस को क्या जवाब देंगे? कौन था वो बाइक सवार, लड़का था कि लड़की? क्या मकसद था उसका? इस सब के पीछे कौन था ये डार्क डेविल? अब देखना ये है ये किरदार कहानी को किस मोड़ पे लेकर जाता है। वो हीरो था या विलन? सुबह की रोशनी चिड़ियों की चहकती आवाज़ों के साथ एक महल नुमा घर में दाखिल हो रही थी। उस घर की तमीरी ज़मीन इतनी वसी थी कि 2 से 3 महल आराम से खड़े किए जा सकते थे। सूरज की किरणें अपनी भरपूर चमक दमक के साथ कारा बे मैंशन में दाखिल हो रही थी। डाइनिंग टेबल पर सब घर के अफराद मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ़ थे कि दाद जी की नज़र सीढ़ियाँ उतरते अपने खूबरू पोते पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिसामत का मालिक, हेज़ल ग्रीन आंखों में चमक लिए अपने खूबसूरत डिम्पल्स की नुमाइश करता हुआ बरान डाइनिंग टेबल की तरफ आया और झुककर दाद जी को और सबको ऊंची आवाज़ में सलाम किया।
वालेकुम अस्सलाम, सबने मुश्तरका जवाब दिया। अहमद जल्दी नाश्ता कर, आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। बरहान अहमद से मुखातिब हुआ। हाँ चलो, अहमद बोला। वो दोनों उठ खड़े हुए तो रुबाब बेगम बोली, बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं अम्मी, टाइम नहीं है, ऑफिस में कर लूँगा, अल्लाह हाफिज़। दोनों ने मुश्तरका कहा तो सब ने भी खुदा हाफिज़ कहा। अहमद अपनी रोल्स रॉयस में सवार हुआ तो बरहान अपनी बेंटली में सवार हुआ। दोनों ऑफिस को रवाना हुए। ये मंज़र था कारा बे मैंशन का। कारा बे मैंशन के सरबराह मरात कारा बे, जो 40 साल पहले तुर्की से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। मुराद काराबे के 2 साहिबजादे महमद काराबे और छोटे कुदरत काराबे। महमद काराबे की शादी रुबाब काराबे से हुई, जो एक तुर्किश खातून थी, और उनके 4 बच्चे। सबसे बड़ा बरहान काराबे, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था। फिर जुमरत काराबे, जिसकी कुछ अरसा कबल ही ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है, और दलान काराबे, जिसकी अपनी बहन के साथ ही ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी। उनके बाद सबसे छोटा जहान काराबे, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। कुदरत काराबे की शादी पाकिस्तानी खातून फातिमा काराबे से हुई, जिनके भी 4 बच्चे। सबसे बड़ा अहमद काराबे, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है। फिर मुराद काराबे, कमिश्नर पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज है। फिर 2 बेटियां, अफनान काराबे और दानीन काराबे। अहमद, मीटिंग का क्या बना? बरहान ने ऑफिस रूम में बैठे सवाल किया। वो मोटी वालों के साथ? अहमद ने उल्टा सवाल किया। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया। नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। उनके गोदाम में किसी ने आग लगा दी। बरहान, पता है, मुझे शक है उन पर कि वो किसी इल्लीगल काम में मुलविस हैं। अहमद ने जवाब देने के साथ अपने शक का इजहार किया। मसलन? बरहान ने फिर यक लफ्ज़ी जवाब दिया। मुझे लगता है कि वो ड्रग स्मगलिंग के काम में मुलविस है, और गोदाम में जिस माल को आग लगाई गई है हो सकता है वो ड्रग्स हो। अहमद ने अपना ख्याल पेश किया। कुछ पता चला कि आग लगाई किसने? बरहान ने सवाल किया। नहीं, मामले को छुपा दिया है। उन्होंने पहले भी आग लगाई गई थी उनके गोदाम में। मेरी मालूमात के मुताबिक ये काम डार्क डेवल का है। ये डार्क डेवल का पता चला कि कौन है? बरहान ने इस्तफसार किया। नहीं, लेकिन कोई लड़की है शायद। खैर, कब तक, एक दिन पता चला ही लूँगा, अहमद ने जवाब दिया। चल सही है, मैं ज़रा साइट विज़िट कर लूँ, बरहान ने कहा, और अपनी गाड़ी की चाबी उठाता काराबे एम्पायर से निकला। हर तरफ कबाड़ पड़ा था। कमरे की नीम रोशनी में 2 शख्स बेहोशी की हालत में रस्सियों से बांधे हुए थे। आंखों पर स्याह पट्टियाँ बंधी थी। उनके सामने एक वजूद मुंह पर मास्क पहने कुर्सी पर बैठा उन्हीं की सिम देख रहा था। उसके पीछे एक आदमी मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा था। उस शख्स ने आदमी को इशारा किया तो आदमी ने ठंडे पानी से भरी बाल्टी उन दोनों आदमियों पर उल्ट दी। वो दोनों शख्स हड़बड़ाकर होश में आए तो उस आदमी ने उनकी आंखों से पट्टी हटाई। वो दोनों शख्स एक दूसरे को देखने लगे कि अचानक सामने बैठे वजूद की सहराना आवाज़ समाहतों से टकराई। और कौन कौन मुलविस है तुम लोगों के साथ? सामने से सवाल दागा गया। उन दोनों ने नासमझी से उस मास्क मैन को और फिर एक दूसरे को देखा। उफ, ये नासमझी के ड्रामे बाद में करना, पहले ये बताओ कि ड्रग स्मगलिंग में एहसान मोतीवाला के साथ और कौन मुलविस है? सवाल पूछा गया। हमें नहीं मालूम, एक आदमी ने जवाब दिया। इस बात पर सामने वाले का पारा हाई हुआ। वो अपनी जगह से उठता उनके करीब आया और फिर सवाल किया। एक सवाल, एक जवाब, कौन कौन मुलविस है? सामने वाले शख्स ने जिस सर्द मोहरी से सवाल दागा, वो दोनों एक पल को कांप उठे। उनको खामोश पाकर सामने खड़े शख्स ने फिर कहा, शराफत से बता दो, वरना मेरे उगलवाने का तरीका यकीनन तुमको पसंद नहीं आएगा। मेरे पास ज़्यादा फजूल का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, हम नहीं जानते। फिर उसी आदमी ने जवाब दिया। सामने खड़े शख्स ने मुठ्ठियाँ भींची और अपना हाथ खोलकर साइड पर किया। ये देखते ही पीछे खड़े आदमी ने उसके हाथ पर एक छोटा सा चाकू रखा। लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। ये बेकार कान मेरे किसी काम के नहीं। ये कहते साथ ही उस मास्क मैन ने उस आदमी का एक कान पकड़ते उस कान को उसके जिस्म से जुदा कर दिया। आह! उस शख्स ने चीख चीख कर पूरा कमरा सर पर उठा लिया। वो दर्द से बिलख रहा था। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ।
बताओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा दूसरा कान ठीक है और तुम मुझे नहीं मालूम के अलावा भी कुछ बोल सकते हो। मुझे 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 नहीं पता। वो शख्स बड़ी मुश्किल से अपने दर्द पर काबू रखते बोला तो सामने खड़े शख्स की आंखों में खून उतरा। ठीक है, सामने खड़े शख्स ने यह कहते ही अपने पीछे खड़े शख्स को इशारा किया, जिसको समझते हुए उसने दूसरे शख्स को उठाकर उस शख्स से थोड़ा दूर पटकते एक शीशी उस मास्क मैन के हाथ में दी, जिसको थामते वो उस शख्स के तरफ बढ़ा जिसका कान काटा था। जैसे तुम्हारी मर्जी, ये कहते साथ ही उसने वो शीशी में मौजूद लिक्विड को उस शख्स के मुंह में उंडेल दिया। उस शख्स की आंखें आखिरी हद तक फैली। वो मास्क मैन थोड़ा दूर हुआ। उस शख्स का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गया। वो शख्स चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंतें उबल कर बाहर आ गई। अगर ये मंजर कोई आम शख्स देख लेता तो यकीनन हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन सामने वाला डार्क डेविल था। पीछे खड़े शख्स ने अपनी आंखें बंद करते हुए नाक पर रुमाल रखा, जबकि उसके साथ वाला शख्स मुंह फाड़े बेयकीनी और खौफ से उस दर्दनाक मंजर को देखता आंखें बंद कर गया। वो मास्क मैन उस शख्स के पड़े चीथड़ों को एक नज़र देखता दूसरे शख्स के करीब आया। 5 मिनट है तुम्हारे पास। मुंह ना खोला तो फिर मैं खुलवाऊंगी, लेकिन बोलने के लिए नहीं। उसका इशारा पहले शख्स के चीथड़ों की तरफ था। ये कहते साथ वो कदम उठाता कमरे से निकला। पीछे उस शख्स ने अपना मुंह खोला और सारा कुछ कमरे में मौजूद आदमी के गोश गुजार किया। ढलती शाम उस बंगले पर छा रही थी। घर के सारे मर्द बंगले में मौजूद थे। घर के सब लोग चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मरियम कहाँ है? आयशा सुल्तान अपने खूबरू बेटों से मुखातिब हुई, जिनके जवाब में उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए। बलाज, हातिम, आयशा सुल्तान अपने दोनों बेटों से फिर मुखातिब हुई। वो मोहम्मद, दरअसल वो दुबई गई है। बलाज सुल्तान ने अपनी माँ को जवाब दिया, जिस पर आयशा ने गुस्से से लब भींचे। मैंने मना किया था ना, फिर किसकी इजाज़त से गई है? आयशा बेगम ने करख्त लहजे में कहा। मेरी इजाज़त से। सब ने बेसाख्ता अब्बा हजूर की तरफ देखा। फिर किसी ने जुर्रत न की सवाल करने की और खामोश हो गए। ये मंजर था सुल्तान हवेली का। सुल्तान हवेली के सरबराह, जिन्हें अब्बा हजूर कहते हैं, उनके 2 बेटे बहरोज़ सुल्तान और शहरोज़ सुल्तान और एक बेटी रुदाबा सुल्तान थी। बहरोज़ सुल्तान और उनकी बीवी हमना सुल्तान के 2 बेटे मूसा सुल्तान और ईसा सुल्तान और 2 बेटियां मिसल सुल्तान और महापारा सुल्तान थी। मूसा सुल्तान एक कामयाब बिजनेसमैन था और ईसा सुल्तान पाकिस्तान का मशहूर फाइटर था, जबकि मिशल सुल्तान एक यूट्यूबर थी और महापारा की ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई थी और शरारती डरपोक और सबकी लाडली शहरोज़ सुल्तान और उनकी बीवी आयशा सुल्तान के 2 बेटे बलाद सुल्तान और हातिम सुल्तान और एक बेटी मरियम सुल्तान। बलाद सुल्तान चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब था और हातिम सुल्तान एक कामयाब बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, जबकि मरियम एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी, जिसे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र बिजनेस वूमेन होने का एजाज़ हासिल था। रुदाबा सुल्तान की शादी शम्स खान से हुई थी, जिनका एक बेटा हनान शम्स खान और 2 बेटियां महिन शम्स खान और इशाल शम्स खान थी। 12 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में रुदाबा सुल्तान और उनके शौहर की मौत वाक़ई हो गई, जिस वजह से अब्बा हजूर उन तीनों को सुल्तान हवेली ले आए थे। हनान शम्स खान एक कामयाब बिजनेसमैन था। महीन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थे, जबकि इशाल एक नकचढ़ी लड़की थी, डिज़ाइनर बनना चाहती थी, जो ना बन सकी तो अपने कज़न मिशल के साथ नाम की यूट्यूबर थी। ये मंजर है दुबई ऑटोड्रोम का, जहाँ कुछ ही देर में बाइक रेस शुरू होने वाली थी। उस रेस में 10 अफराद शामिल थे। 4 अफराद दुबई के ही रेसर्स थे, 2 अफराद भारत के, 1 इंग्लैंड, जबकि 3 अफराद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ऑटोड्रोम में तमाम अफराद रेस के लिए तैयार थे। 1 अफराद उन बाइक रेसर्स में मौजूद ना था, बस उसी का इंतज़ार था। उस लापता शख्स का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रेसर्स और कोई नहीं, काराबे मेंशन के चश्मो चराग थे। एक मुराद काराबे कमिश्नर पुलिस ऑफ
पाकिस्तान और दूसरा जेहान गारा बे था, जबकि तीसरे अफराद का कोई अता पता न था। जबकि बाइकर्स अपने अपने बाइक्स पर सवार हुए थे, मुराद और जेहान के दरमियान वाले बाइक पर कोई सवार न हुआ। तो मुराद और जेहान ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने नासमझी से कंधे उचकाए। अचानक ये अवाम का शोर उठा तो सबकी बेसाख्ता नज़र पीछे से आती उस सिंथ नाजुक पर गई जो ब्लैक रेसिंग सूट पहने, ब्लैक ही हेलमेट हाथ में पकड़े अपने बाइक की तरफ जा रही थी। जहां सब उसको देखकर हैरत में मुब्तला हुए, वहीं मुराद और जेहान के पहले तो चेहरे का रंग उड़ा, फिर दोनों की बेसाख्ता हंसी छूटी। सामने से आती हुई वो लड़की अपनी नीली आंखों में सर्द मोहरी सजाए, अपने डिम्पल सजाए जो सिर्फ एक गाल पर ही नुमायां होता था, अपनी मखसूस चाल चलती अपनी बाइक की तरफ बढ़ रही थी। वो और कोई नहीं, मरियम सुल्तान थी। ये दुश्मनों की बेटी यहाँ सुल्तानों की इज्जत का जनाजा निकालने आई है क्या? जेहान अपनी खिसियानी हंसी हंसता हुआ बोला। तो मुराद सिर्फ मुस्कुराया। उफ, बड़ा मज़ा आएगा दुश्मनों की बेटी को हराकर। मुराद भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अच्छा अब चुप कर, सुन लिया ना? उस पिछल पैरी मधुमक्खी ने तो यही मुंह सुझा देगी। मुराद जहाँ को कहते चुप हुआ। हाय, इतना डर? जेहान ने मुराद को छेड़ते आंख दबाई। बको मत, मुराद चिढ़कर बोला। मरियम अपना हेलमेट जेबतन किए, सबको इग्नोर किए अपने बाइक पर सवार हुई। मुराद और जेहान ने भी अपने उसे देखकर आंखें घुमाई और रेस की जानिब मुतवज्जो हो गए। अगले ही लम्हे शूट की आवाज़ पर सबने बाइक आगे बढ़ाई। सब अपने अपने बाइक्स को बर्क रफ्तारी से दौड़ा रहे थे। तो उनमें से एक नफूस ऐसा था जो उन सबसे आगे निकलता सबकी तवज्जो का मरकज़ बना था। बरान ऑफिस से अभी घर पहुंचा था। उसका रुख नीचे बेसमेंट में टीवी लाउंज की तरफ था कि उसके मोबाइल पर कॉल आई। मोबाइल कान से लगाते उसे जो खबर सुनने को मिली वो बस दांत कचा कर रह गया। क्या बना रहे इसका? वो टीवी लाउंज में दाखिल होता अहमद से मुखातिब हुआ जो अभी भी फ्रेश होकर यहाँ आया था। पाकिस्तान से 3 रेसर्स हैं, 2 तो अपने लड़के हैं और एक पता नहीं कौन सा फन्ने खान है जो सबसे आगे। मुराद और जेहान उसके पीछे हैं और बाकी उनसे भी पीछे। बरान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा और गुस्सा काबू किया। मरियम सुल्तान, बरान ने बताया। अहमद ने आंखें फाड़ते बरान को देखा और फिर टीवी को। ये मधुमक्खी वहाँ भी पहुँच गई। मुझे तो अब शक होता है कि ये इंसान नहीं, कोई जिन है। अहमद ने अपना शोभा जाहिर किया। बरान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। हेजल ग्रीन आंखों में सुर्खी माइल हो रही थी और उस गुस्से की वजह वही मधुमक्खी थी। रेस जैसे जैसे अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, बरान और अहमद का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था कि अचानक बरान ने पानी का गिलास दीवार पर उठाकर मारा। साले बेगैरत, दुश्मनों की बेटी से हार गए। सबके सब चूड़ियाँ पहनाकर घर बिठा दो इन सालों को। बरान गुस्से से फट पड़ा और टीवी पर मरियम सुल्तान को बाइक रोकते चेहरे से हेलमेट उतारता देखकर बरान के चेहरे के तेवर बिगड़े, खासकर जब उसको हंसे देखा। बरान ने टीवी ही बंद कर दिया, जबकि अहमद को तो चुप्पी लग गई। बरान अपने कमरे में जाता गुस्से से पागल हो गया। उसे अपने भाइयों के हारने से ज़्यादा मरियम के जीतने पर गुस्सा आ रहा था। वो जाकर ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो गया। रेस ख़त्म हुई तो मरियम जो पहले नंबर पर थी, जबकि मुराद दूसरे नंबर पर और जेहान तीसरे नंबर पर। उन तीनों ने बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। वो अपने अपने प्राइजेस लेकर वहाँ से निकले और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। इत्तफाकन तीनों की एक ही फ़्लाइट थी पाकिस्तान को। तीनों का एक दफ़ा भी एयरपोर्ट पर सामना न हुआ। सुबह के 7 बजे उनका जहाज़ पाकिस्तान लैंड हुआ। मुराद और जेहान जहाज़ से उतरे और अपने सामान वाली ट्रॉली पकड़े चले थे। सामने ही उन्हें अहमद और बरान खड़े नजर आए जो उन्हीं को रिसीव करने आए थे। बरान और अहमद ने उनको आता देखा और साथ ही एक साथ दोनों ने अपने हाथ की 5 उंगलियां उनके सामने की। उनको लानत से नवाज कर दोनों उनकी जानिब बढ़े। भाई हमारा कोई कसूर नहीं, हमें क्या पता था वो पिछल पैरी वहाँ आ जाएगी। हम तो उसे हल्का ले रहे थे लेकिन वो तो हमें चूना लगा गई। लेकिन फिर भी देखिए ना, मुराद भाई दूसरे नंबर पर और मैं तीसरे नंबर पर था। जेहान ने डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए अपने भाई से मुखातिब हुआ। चल चल, अब ज़्यादा एक्टिंग ना कर, दुश्मनों की बेटी से हार गए बगैर तो। अब की बार अहमद बोला। और आप जो दुश्मनों की बेटी? इससे पहले जहान अहमद का भांडा फोड़ता, अहमद ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसका मुंह बंद किया। जहान ने उसे कड़े तेवरों से देखा और कपड़े झाड़कर खामोश हुआ, जबकि मुराद और बरान एक दूसरे को नासमझी से देखा। इससे पहले वो कुछ बोलते मुराद की नज़र सामने से आती उस नफूस पर पड़ी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, मुराद सपाट चेहरे के साथ बोला। मरियम अपनी मगरूराना चाल चलती सामने से आ रही थी, जबकि सामान के नाम पर सिर्फ हैंड बैग कंधे पर लटका रखा था।
उन चारों मर्दों की नज़र मरियम पर थी, जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने, पैरों में ब्लैक लॉन्ग शूज़ और आंखों पर गॉगल्स लगाए नज़र लग जाने की हद तक काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उन चारों को फिर भी जहर लग रही थी। मरियम की एक दफ़ा भी उन चारों पर नज़र न पड़ी। वो अपनी ही धुन में जा रही थी। वो लोग उस वक्त पार्किंग एरिया में मौजूद थे। मरियम अपनी गाड़ी पहले ही मंगवा चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ ही बढ़ रही थी कि अचानक 5 लड़के, जो शक्ल से ही आवारा लग रहे थे, उन्होंने उसका रास्ता रोका। 2 उसके आगे तो 3 पीछे खड़े हो गए। वो लोग पब्लिक से ज़रा दूरी पर खड़े थे। वो चारों कारा भी उस मंज़र को बड़े गौर से देख रहे थे। मरियम के चेहरे पर किसी किस्म की कोई घबराहट न थी। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, आज तो लॉटरी निकल आई है बे, इतनी खूबसूरत लड़की हाथ लगी है। मरियम संजीदगी से उन्हीं को देख रही थी। और गाड़ी में डाल इसको, अचानक एक लड़का बोला, और मरियम का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था जब मरियम ने उसका वही हाथ पकड़कर पूरा मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ आई और वो लड़का दर्द से चीख उठा। बाकी के 4 लड़के आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे। कभी मरियम को देखते तो कभी अपने साथी को। उनको समझ ना आया कि अभी हुआ क्या है। अचानक 2 और लड़के उसकी तरफ बढ़े और हाथ आगे बढ़ाकर मरियम ने फिर एक लड़के का बाजू पकड़ कर मोड़ा और दूसरे के पेट में ज़ोर से लात मारी। उस लड़के का बाजू मोड़ते वो उसका बाजू भी तोड़ गई। एक और चीख बेसाख्ता फिजा में गूंजी। उसको छोड़ते वो दूसरे लड़के की सिमत बढ़ी और उस के मुंह पर घूंसों की बारिश करती। इससे पहले वो लड़के मजीद कुछ करते, वो चारों काराबे उनकी तरफ बढ़ते, उन लड़कों पर मुक्कों और घूंसों की बरसात कर गए। अचानक सिक्योरिटी का अमला वहां पहुंचा और उन लड़कों को लेकर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और किसी को कुछ कह ना सकी, क्योंकि वहां मुराद काराबे कमिश्नर पुलिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद था और उन सबसे कौन वाकिफ ना था। उन 5 की नज़रें बेसाख्ता मिली तो मरियम ने शुक्रिया अदा करने की बजाय उनको घूरी से नवाजते अपनी गाड़ी का लॉक खोलने लगी। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है, बंदा शुक्रिया अदा ही कर दे। जहान ने शिकवा किया। मैं तुम लोगों के पैर नहीं पकड़े थे भलाई करने के लिए। मरियम ने भी दुबदू कहा, यू नो व्हाट, तुम्हें एक्चुअली इज्जत रास नहीं है। बरान गुस्से से तेवरियां चढ़ाकर बोला, तो क्या तुम्हें रास है? ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मरियम भी कहा पीछे रहने वाली थी, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इज्जत उतार कर साइड पर रख दूँ। एक तो इज्जत बचाई, ऊपर से बातें भी सुनो। फरहान गुस्से को काबू रखते बोला तो मरियम उसकी इज्जत उतारने वाली बात पर गुस्से और शर्म से लाल पीली होती फरहान की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम मर्दों से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक कर्ब था जो बरान ने बखूबी नोट किया, मगर खामोशी से वहाँ से चला गया। मुराद अहमद और जहान ने भी एक नज़र मरियम को देखा और वहाँ से निकली। मरियम भी अपनी मर्सिडीज़ में सवार होती घर के लिए रवाना हुई। बरान और अहमद ऑफिस पहुंचे। बरान ऑफिस में दाखिल हुआ तो सारा स्टाफ अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और सलाम किया। बहुत सी लेडी स्टाफ बरान की खूबसूरती और पर्सनैलिटी पर दिल हारती उसे ही देख रही थी। बरान सबकी नज़रों को इग्नोर करते अपने ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। अहमद भी उसी के पीछे ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी एंट्रेंस पर भी पूरे स्टाफ का वही रद्द अमल था। वो भी सबको इग्नोर करता बरान के ऑफिस की सिमत बढ़ा। बरान, तुझे वो इज्जत वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अहमद ऑफिस में दाखिल होते बरान से मुखातिब हुआ, जानता हूँ कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं क्या करूँ। उसे देखते खुद ब खुद गुस्सा आ जाता है, बाद में माजरत कर लूँगा, लेकिन गलती उसकी भी थी, वरना मुझे शौक नहीं है उसके मुँह लगने का। वो इस काबिल नहीं कि मैं उससे बात भी करूँ। मेरा बस चले तो अभी मौत के घाट उतार दूँ उसको, मगर औरत है सिर्फ इसलिए। बरान कहते कहते रुका। इतने बड़े बोल ना बोल बरान, के बाद में तुझे पछताना पड़े। अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते गोया हुआ। बरान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अक्सर औकात हम गुस्से और तपिश में तैश में बहुत कुछ बोल तो जाते हैं, मगर बाद में अफसोस होता है अपने कहे गए अल्फाजों पर। अहमद ये कहते ही उसके ऑफिस रूम से निकलते अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि बरान ने आंखें मींची और उसके सामने गुस्से और कर्ब से भरी हुई वही नीली आंखें आई। उसने पट से आंखें खोली और सोच में पड़ गया। मरियम अपने ऑफिस में दाखिल हुई। वो एयरपोर्ट से पहले सीधा सुल्तान हवेली गई थी। वहाँ सबसे मिलकर मुबारकबाद वसूल करके अपनी माँ आयशा सुल्तान से इज़्ज़त अफजाई करवाकर फ्रेश होकर ऑफिस पहुंची थी। वो उस वक्त ऑफिस सूट में मलबूस थी, ब्लैक शर्ट के साथ जिंक कलर की पैंट और कोट के साथ ब्लैक कोट शूज़ पहने अपनी नीली आंखों को स्पाट किए दाखिल हुई। सारा स्टाफ उसको सलाम करने के लिए खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से सबको बैठे रहने का कहा और सर हिलाकर सलाम का जवाब देते अपने ऑफिस में दाखिल हुई। बरान उस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अहमद रूम में दाखिल हुआ और उसको चिल्लाने का बोला,
चलने का बोला। चले मीटिंग है दुरानी के साथ। हाँ चल। बरहान अपना लैपटॉप बंद करता खड़ा हुआ और कोट के बटन बंद करते बोला। वो दोनों अपने ऑफिस से निकलते दुरानी एम्पायर को रवाना हुए। मरियम उस वक्त अपने ऑफिस में बैठे किसी फाइल पर वर्क गर्दानी कर रही जब उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। मरियम ने इजाज़त दी। आमना अंदर दाखिल हुई और मरियम के सामने खड़ी हो गई। यस। मरियम ने एक आंख उठाकर उससे इस्तफसार किया तो उसने एक लिफाफा उसके सामने किया। ये क्या है? मरियम ने सवाल दागा। मैम ये मेरा रेजिग्नेशन। उसने डरते डरते जवाब दिया। वजह? आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट। उसने वजह पूछने के बाद कहा तो आमना फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मरियम उसके रोने पर परेशान होती अपनी जगह से खड़े होते उसकी तरफ बढ़ी, उसे इशारों से थामकर कुर्सी पर बिठाते पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। बताओ मुझे क्या हुआ है? मरियम आंखों में सर्द मोहरी सजाए आमना से इस्तफसार करने लगी तो आमना ने A to Z उसे सारी कहानी सुनाई। ये मंजर था कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का। उसकी गाड़ी मतलूबा डिपार्टमेंट के आगे रुकी। हातिम सुल्तान अपनी भरपूर वजाहत लिए डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। बहुत सी लड़कियां उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी। वो सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करता अपने ऑफिस की सिमत बढ़ा। हातिम अपनी बहन मरियम के साथ एक कामयाब बिजनेस टाइकन भी था, मगर उस डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर 6 माह के लिए लीव पर बैरूनी मुल्क चले गए तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हातिम की मिन्नत करके 6 माह के लिए हातिम को बतौर प्रोफेसर यहाँ मुकर्रर किया। उस वक्त बरहान और अहमद दुरानी एम्पायर में मौजूद दुरानी के साथ मीटिंग कर रहे थे। इससे पहले वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते दरवाज़ा धड़ाम से खोला। अस्सलाम वालेकुम। मरियम ने तंजिया सलाम किया। बरहान और अहमद ने एक दूसरे को नासमझी से देखा। उनको खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। तुम यहाँ, और ये कौन सा तरीका है ऑफिस में दाखिल होने का? दुरानी खड़ा हो गया और घबराहट को काबू रखते हुए बोला। क्यों? तरीका पसंद नहीं आया? वैसे मेरी हर चीज़ तुम्हें पसंद आई। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी सेक्रेटरी लेडी। हैरत है, मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आया? मरियम ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तो रानी नासमझी की नाकाम एक्टिंग करते हुए बोला। मेरा मतलब तुम्हें पता भी है और समझते भी हो। मरियम बोली। क्या करोगी तुम? दुरानी बड़े इत्मीनान से गोया हुआ। हाँ मैं? मरियम ने एक तंजिया हंसी उछाली और बोली। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती हूँ। मरियम धारी थी। तुम इस 2 टके की सेक्रेटरी के लिए मेरी इंसल्ट करोगी? तो रानी अपने सीने पर उंगली रखे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत भी हो, और मेरी नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी, मेरी सेक्रेटरी और मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है। अगर कोई उनकी तरफ मैली आंख से देखेगा या अपने गलीज हाथों से छुएगा तो मैं उसकी आंख और हाथ दोनों काट कर चील कौवों को खिला दूंगी। मरियम ने जिस अदा से कहा, बरहान और अहमद के चेहरे पर एक फ़खराना मुस्कुराहट रेंगी जिसे वो महारत से छुपा गए। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारा खुद का करोड़ों का नुकसान होगा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें आराम से बख्श दूंगा? तो रानी ने धमकी अमेज अल्फाज बोले। हाँ, तुम्हें 4 महीने हो गए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। तुम्हें अब तक ये पता नहीं चला कि मेरे लिए पैसे की अहमियत मिट्टी के बराबर भी नहीं है, और मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना। मेरे हरीफ मुझे मधुमक्खी कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेरे मुंह लगेंगे तो मैं मुंह सुजा दूंगी। मरियम का इशारा साथ बैठे बरहान और अहमद की तरफ था। बरहान और अहमद उसे टेढ़ी आंखों से देखते उठ खड़े हुए, जबकि दुरानी ने उनको यूं अचानक खड़ा देखकर नासमझी से उन दोनों की तरफ देखा। जबकि दोनों की आंखों में गुस्से की लकीरें देखते वो समझ चुका था कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी गया। अब तुम लोग इसकी वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे? दुरानी बरहान और अहमद को उठते देखते हुए बोला। तुम हमारे ख़ानदान की लड़की को हमारे सामने धमकी दोगे और हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ये तुम्हारी भूल है। बरहान बोला। हाँ, तुम्हारे ख़ानदान की या फिर दुश्मन ख़ानदान की? दुरानी ने कहका लगाते हुए तंज किया। सुल्तान और कारा बे की दुश्मनी से तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दुश्मनी के बावजूद इस ख़ानदान की हर औरत हमारी इज़्ज़त है, और अगर कोई हमारी इज्जत को धमकी देगा तो हम उसे जहन्नुम वासिल करने में देर नहीं लगाएंगे। तुम्हें बख्श रहे हैं, गनीमत जानो। बरहान तकरीबन धारते हुए गोया हुआ। मरियम बेयकीनी से बरहान और अहमद को यकटिक देख रही थी और 2 कदम आगे बढ़ती गोया हुई। मुझसे टक्कर मत लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पागल हूँ मैं। मरियम ये कहते मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाए बाहर निकल गई। उसके पीछे बरहान और अहमद भी
दुरानी एम्पायर से निकलते अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होते कारा बे एम्पायर की तरफ रवाना हुए। अहमद कारा बे एम्पायर की तरफ निकला, जबकि बरहान मरियम की गाड़ी के पीछे चला गया। बरहान ने अचानक से मरियम की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी। ये क्या बदतमीजी है? मरियम अपनी गाड़ी से निकलते हुए बरहान पर चीखी थी। रिलैक्स हो जाओ मधुमक्खी, बात करनी थी तुमसे बस, बरहान इत्मीनान से बोला। जल्दी बोलो, मरियम अकड़ दिखाते हुए बोली। वो एक्चुअली मुझे सुबह के लिए माजरत करनी थी, बरहान कदरे नरमी से बोला। बरहान उससे बहुत नफरत करता था, मगर फिर भी उसकी इज्जत करता था क्योंकि वो एक औरत थी, ऐसा उसे लगता था। मरियम ने उसे तफ्शीशी निगाहों से देखा, फिर बोली, सस्ते नशे करने के साइड इफ़ेक्ट्स? मरियम ने तंज किया। हाँ हाँ, बरहान का कहका फिजा में गूंजा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नशा नहीं करता, अलबत्ता तुमसे ये उम्मीद की जा सकती है। बरहान ने भी तंज किया। मैं तुम्हें नशेई लगती हूँ? मरियम ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए कन्फर्म किया। अस्तगफिरुल्लाह बाजी, मैंने ऐसा कब कहा? बरहान अपनी हंसी दबाते हुए गोया हुआ। बाजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाजी कहने की? बदतमीज बुढ़े कहीं के सठिया गए हो क्या? ओह हेलो, मैं तुम्हें बुढ़ा लगता हूँ? 28 साल का कौन सा बुढ़ा होता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बरहान ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि मरियम की हंसी छूटी। मरियम का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। बरहान उसको महव सा देखने लगा। उसकी एक गाल पर पड़ता डिम्पल बहुत खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को बरहान का दिल किया कि उस डिम्पल को छू कर देखे, फिर अपनी सोच पर लानत भेजता सर झटक गया। हंस लो, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। बरहान उसको हंसते हुए देख कर बोला। हाँ, वक्त आएगा और तुम्हें सोता पाएगा और फिर तुम पर लानत भेजता चला जाएगा। मरियम कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपनी ज़बान को ब्रेक लगाओ, क्योंकि अगर मैंने लगवाई तो तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बरहान जुमानी अंदाज में कहता एक आंख दबा गया। मरियम उसकी बात का मतलब समझते हुए शर्म और गुस्से से लाल पीली होती उसे गुस्से से देखे गई। हाँ हाँ पता है, बहुत हैंडसम हूँ मैं, अब क्या नज़र लगाओगी? बरहान मगरूराना अंदाज में बोला। 1000 बेशरम मरे होंगे तब जाकर तुम पैदा हुए होगे, मरियम बोली। लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। बरहान ने फिर उसे छेड़ते आंख दबाई। मरियम उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी कि बरहान ने उसकी कलाई पकड़ी। सॉरी की है, जवाब तो दो। डार्क डेवल? नहीं, मधुमक्खी ठीक है, बरहान ने सुकून से कहा, जबकि डार्क डेवल के नाम पर मरियम का सुकून गारत हुआ। क्या बकवास है ये, छोड़ो मेरा हाथ। मरियम अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए बोली कि बरहान ने उसे अपनी जानिब खींचा। मैं भी जानता हूँ और तुम भी कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बरहान उस पर गहरा तंज करता बोला। तुम मेरी जासूसी करते हो? मरियम गुस्से से चीखी। करनी पड़ती है मधुमक्खी, फिक्र मत करो, ये राज है तुम्हारे और मेरे बीच, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बरहान इत्मीनान से बोला कि मरियम को आग लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? मरियम बोली। तुम डरोगी मेरी जान, डरोगी, जस्ट वेट एंड वॉच। बरहान एकदम चेहरे पर संजीदगी सजाए उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला कि एक पल को मरियम को उससे खौफ महसूस हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो भी अपना चेहरा सपाट किए उसकी आंखों में देखने लगी। छोड़ो मुझे। मरियम अपना आप बरहान से छुड़वाने की कोशिश करते हुए धाड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है मधुमक्खी, मैं तुमसे बेखबर हूँ? तुम क्या करती हो क्या नहीं, कहाँ जाती हो कहाँ नहीं, ईच एंड एवरीथिंग मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। बरहान चेहरे के तासुरात सख्त किए गोया हुआ। हो रियली? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट तुम तो क्या, कोई भी नहीं जानता। मरियम तंजिया हंसी हंसते कर्ब से बोली कि बरहान की बेसाख्ता गिरफ्त ढीली पड़ी। मरियम ने मौका का फ़ायदा उठाते बरहान से अपना बाजू और कमर छुड़ाई और 4 कदम दूर हुई। मुझसे दूर रहना बरहान, काराबे या मिस्टर बीस्ट वॉट एवर, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मरियम कहते साथ ही मुड़ी और आंखों पर गॉगल्स लगाती अपनी गाड़ी में सवार होते वहाँ से निकली, जबकि बरहान अभी तक वहीं साकित खड़ा था। न जाने मरियम की आंखों में ऐसा कौन सा कर्ब था जिसे महसूस करते वो साकित हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है, आखिर ऐसा क्या है उसकी आंखों में? बरहान ने खुद से सवाल किया। मैं वादा करता हूँ तुमसे मरियम सुल्तान, मैं तुम्हारी आंखों में मौजूद उस कर्ब की वजह को जान कर रहूँगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सफाकियत की वजह जान कर रहूँगा। जो राज तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो वो जान कर रहूँगा कि जिसकी वजह से तुम मासूम से सफाक बन गई। वादा है मेरा तुमसे। मरियम जिस रास्ते से गई थी, बरहान उस तरफ देखते हुए खुद से अज़म करता हुआ बोला और फिर अपनी गाड़ी में सवार होते वहाँ से निकला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के अकाउंटेंट के प्रोफेसर 6 माह की छुट्टी पर गए हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाते आपको अकाउंटेंट सर हातिम पढ़ाएंगे। डिपार्टमेंट का हेड स्टूडेंट्स से मुखातिब होता वहाँ से चला गया।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हातिम सुल्तान है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप लोगों के अकाउंटेंट के प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपको अकाउंटेंट पढ़ाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। एंड वन थिंग मोर, मेरे लेक्चर में कोई लेट आया या किसी ने बातें की या कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो फिर वो सज़ा के लिए तैयार है। एंड मेरी पनिशमेंट आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हातिम अपना तारुफ देता आखिर में तनबीह करता बोला। उसकी आवाज़ और पर्सनैलिटी के शहर में वहाँ मौजूद सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी खो से गए थे। चलें, अब आप सब अपना अपना इंट्रो दें, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब ने बारी बारी अपना इंट्रो दिया और फिर लेक्चर की तरफ मुतवज्जे हुए। दानीन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई। उसने घड़ी की तरफ देखा, वो लेट हो चुकी थी। वो उस वक्त पीले लॉन्ग फिराक और कैपरी और शानों पर हम रंग दुपट्टा फैलाए, बालों को आधा कैचर में बांधे वो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। बहुत से यूनी के लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, मगर वो किसी को खास नहीं डालती थी। उसकी बस एक दोस्त थी, ज़ैनब, जो उसके साथ पाई जाती थी। वो क्लास के 15 मिनट लेट हो चुकी थी। क्लास के लिए 15 मिनट लेट हो चुकी थी। वो क्लासरूम के बाहर खड़ी क्लास में जाने की हिम्मत पैदा कर रही थी। उसने डोर की विंडो से ही देख लिया था कि प्रोफेसर चेंज है। उसने हिम्मत जमा करते क्लास का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वो इजाज़त लिए बगैर अंदर दाखिल होती। सलाम करते अपनी सीट की तरफ बढ़ी। ज़ैनब उसे अफसोस से देख रही थी। दानीन अभी अपनी सीट की तरफ बढ़ती कि हातिम की आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोके। जी मोहतरमा, ये क्लासरूम है, सैनमा हॉल नहीं कि जब आपका जी चाहे आप मुंह उठा के क्लासरूम में एंटर हो जाएंगी। हातिम का इशारा उसके बगैर इजाज़त अंदर आने की तरफ था। तो क्या आप मुंह रख कर आते हैं? दानीन भी दूबदू बोली। शट अप एंड गेट आउट। मेरे लेक्चर में लेट आने वालों की कोई जगह नहीं है। सॉरी सर, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैं तो पढ़ कर ही जाऊँगी। हातिम तो उसका मुंह ही देखता रह गया। ओके फ़ाइन, अपना बैग चेयर पर रखिए और वापस आइए। हातिम भी कैसे पीछे रहता, वो तो हातिम था। दानीन चेयर पर अपना बैग रखती अब एक नज़र ज़ैनब को देखती वापस मुड़ी। ये सवाल हल करो जल्दी, मैं भी तो देखूं कितनी बड़ी अफलातून हो। हातिम ने बोर्ड पर सवाल लिखते दानीन को देखा। दानीन उसके हाथ से बोर्ड मार्कर लेते सवाल देखने लगी। हातिम ने एक नज़र में उसका जायज़ा लिया। वो बहुत खूबसूरत थी। हातिम ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, या शायद हातिम को ऐसा लगा था। हातिम अपने दिल को टपटता चुप करके बुक को देखने लगा। दानीन एक कामचोर, शरारती मगर ज़हीन और काबिल लड़की थी। दानीन ने 5 मिनट में सवाल हल कर लिया था। पूरी क्लास आंखें फाड़े उसको देख रही थी, जो बड़ी महारत से सवाल हल कर चुकी थी। हातिम की नज़रें बुक पर मरकूज़ थी। जब उसको अपने अकब से आवाज़ आई, उसने चौंक कर बोर्ड की तरफ देखा। डन सर, दानीन बोली। हातिम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वेल डन, ग्रेट। आज आपको इस वजह से बख्श रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं बख्शूंगा मिस। हातिम कहते कहते चुप हुआ। दानीन ने अपना नाम बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस दानीन। हातिम उससे मुखातिब हुआ। यस सर। दानीन ये कहती अपनी जगह की जानिब बढ़ी। हातिम भी लेक्चर देने लगा तो क्लास भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। ये मंजर था इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। तुर्की से पाकिस्तान की फ़्लाइट कुछ देर कबल ही लैंड हुई थी। एक नौजवान 3 पीस सूट में मलबूस, आंखों पर गॉगल्स लगाए, अपनी भरपूर वजाहत लिए सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। एयरपोर्ट पर मौजूद सब लोग अपना काम छोड़े उस 32 साला नौजवान को मबहूत हुए देख रहे थे। उस नौजवान ने 15 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो वो शख्स अधूरी रह जाने वाली दास्तान को मुकम्मल करने आया था। किसी की हिफाजत के लिए तो किसी से इंतकाम लेने के लिए, सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। जिस सच्चाई को 15 साल पहले शम्स पैलेस की दरो दीवार में दफन कर दिया गया था, वो 32 साला नौजवान और कोई नहीं, फरहान शम्स खान था। शम्स पैलेस का चश्मो चराग, उस दास्तान के इख्तिताम का दूसरा गवाह। दास्तान अनूशे शम्स खान, अनूशे शम्स खान की मोहब्बत और मौत का राज। उस दास्तान के इख्तिताम पर शुरू होने वाली एक नई दास्तान का गवाह। वो सब की नज़रों को इग्नोर करता अपनी गाड़ी में सवार होते मतलूबा जगह के लिए रवाना हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे निकाह किया था और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लड़की उसकी मन्नत कर रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो शख्स उस पर धाड़ा। ये सारा मंजर 2
सिर्फ मुलाहिजा फरमा रहे थे। एक मासूम छोटी बच्ची आंखों में आंसू लिए बैठी ये मंजर देख रही थी। वो एक 17 साला नौजवान के हसार में कैद थी। उस नौजवान ने उस 7 साल की बच्ची के मुंह पर हाथ रखा था। वो नौजवान बड़े जब्त से वो मंजर देख रहा था। मैं ऐसा ही करूँगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये कहते ही वो मुड़ी ही थी जब उस शख्स ने उसका बाजू दबोचा और उसे छत से धक्का दे दिया। नहीं नहीं नहीं, आप ही नहीं, छोड़ो मेरी आप ही को, नहीं। मरियम पसीने से शराबूर हड़बड़ा कर उठी थी और उसकी सांस उखड़ रही थी। उसने साइड टेबल से अपना इनहेलर उठाया और होंठों के साथ लगाते पंप किया। उसे 7 साल की उम्र से ही अस्थमा था। उसकी सांस कुछ बहाल ही हुई थी कि उसकी आंखों से स्याल बहने लगी। उसकी आंखें सबसे सुर्ख हो रही थी। वो उठी और वॉशरूम में ठंडे शावर के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन उसके अंदर की आग फिर भी न बुझी। बरहान अपने कमरे में मौजूद था जब उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, बरहान ने इजाज़त दी। अहमद कमरे में दाखिल हुआ। तुझसे बात करनी है, अहमद बोला। हाँ बोल, बरहान बोला। यार वो, अहमद ने सारा मदा उसके सामने रखा। तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब, वो मधुमक्खी मुंह में तेज़ाब डाल देगी, बरहान ने घबराते हुए कहा। प्लीज़ यार, बरहान भाई नहीं है, अहमद ने इल्तिजा की। अच्छा देखता हूँ, बरहान ने उसे तसल्ली दी। चल फिर मैं चलता हूँ, अहमद उठते हुए बोला और कमरे से निकल गया। बरहान पीछे सोचता ही रह गया। मरियम कपड़े चेंज करती कुछ नॉर्मल होकर लेटी ही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल की स्क्रीन देखी तो स्क्रीन पर बीस्ट कॉलिंग जगमगा रहा था। मुंह के जाविये बिगाड़ते फ़ोन कॉल से कान से लगाया। बोलो, मरियम ने फ़ोन उठाते ही कहा। अरे अरे, ना सलाम ना दुआ, मधुमक्खी, बैड मैनर्स, बरहान उसे डपटते हुए बोला। काम क्या है? मरियम भी दूबदू बोली। एक डील करनी है तुमसे, डार्क डेवल, बरहान बोला। भौंग को डार्क डेवल के नाम पर मरियम को तब चढ़ी। तमीज़ से बात करो, बरहान बोला। भौंग किए, तमीज़ मरियम तमीज़ के दायरे में बोली। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वो सबूत तुम्हारे पास होने चाहिए, बरहान शरारती अंदाज में बोला। क्या चाहते हो? मरियम बोली। ज़्यादा कुछ नहीं, वो तुम्हारी कज़न है ना, मिशेल। एक्चुअली अहमद उसके इश्क में कोड़े कोड़े भीगा हुआ है। हम उसका रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। दाद जी भी मान गए हैं, बस तुम्हारे घर वालों का मसला है। तुम्हें ये करना है, तुम अब्बा हजूर से बात करके उन्हें रिश्ते के लिए कायल करोगी, क्योंकि अब्बा हजूर मान गए तो बाकी सब भी खुद ही मान जाएंगे और इस शादी से दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी भी ख़त्म हो सकती है अगर तुम चाहो। बरहान ने अपना प्लान सामने रखा। हो गई तुम्हारी बकवास, मरियम चिढ़कर बोली। हाँ, अब तुम, अभी बरहान कुछ और बोलता कि मरियम ने फ़ोन ही काट दिया। मरियम ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करके सोने के लिए लेट गई। बरहान ने दोबारा कॉल करके देखा तो जवाब मौसूल नहीं हो रहा था, जिसका मतलब साफ था कि बरहान का नंबर ब्लॉक्ड है। बरहान ने कहका लगाया और इंस्टाग्राम ओपन की, लेकिन वो वहाँ से भी ब्लॉक्ड हो चुका था। बरहान ने बारी बारी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए। मरियम ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उसने कुछ सोचते मोबाइल पर कुछ किया और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आराम से बैठ गया। मरियम आंखें बंद करके लेटी हुई थी जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बीप हुई। उसने मोबाइल उठाकर देखा और ईमेल ओपन की। यहाँ से ब्लॉक करना भूल गई हो, मधुमक्खी, शैतान का साला। मरियम ने उस अलकाबाद से नवाजा और उसे हर जगह से अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करते ही बरहान का फ़ोन आने लगा। मरियम ने अपना सर पीट लिया। खैर, फ़ोन उठाते कान से लगाया। मेरी बात मान लो मधुमक्खी, इसमें दोनों ख़ानदानों का फ़ायदा है। बरहान उसको समझने वाले अंदाज में बोला। ठीक है, मैं बात करूँगी दाद जी से, लेकिन अगर इससे पहले तुमने या तुम्हारे उस सो कॉल्ड कज़न ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फिर तुम देखना मैं तुम दोनों का क्या हशर करती हूँ। मरियम रज़ामंद हो गई थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि दोनों ख़ानदानों की सुलह हो जाए। वाह यार, तुम तो इतनी जल्दी मान गई, बरहान हैरानगी से बोला। अभी वो कुछ और बोलता कि मरियम ने फ़ोन बंद कर दिया। मधुमक्खी, पिछल पैरी डाइन, पता नहीं समझती क्या है खुद को। बरहान भी उसे अलकाबाद से नवाजता लेट गया और आंखें मूंद लिया। सुबह सवेरे सूरज की किरणें सुल्तान हवेली पर पड़ रही थी। सब लोग नाश्ता की टेबल पर मौजूद थे। हनान और मूसा ऑफिस के लिए चले गए थे। बलाश ने भी पार्टी ऑफिस जाना था तो वो भी पार्टी ऑफिस के लिए निकल गया। ईसा फाइटिंग क्लब के लिए निकल गया। माहिन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। बेटा,
आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? आयशा सुल्तान मरियम से मुखातिब हुई। नहीं मामा, आज रेस्ट करूँगी। मरियम खाने की तरफ मतवज्जो हुए आयशा सुल्तान से बोली। नाश्ते के बाद बाकी सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अब्बा हजूर अपने कमरे में चले गए तो मरियम भी उन्हीं के पीछे उनके कमरे में उनसे बात करने चली गई। अब्बा हजूर, मरियम ने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उनको मुखातिब किया। अरे आओ आओ मेरी शेरनी। अब्बा हजूर ने उसे आने की इजाज़त दी। वो आपसे बात करनी थी। मरियम बोली। हाँ हाँ बोलो। अब्बा हजूर शफकत से बोले। वो दरअसल मुझे बरान की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि वो लोग अहमद के लिए मिशेल का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। और मरियम ने उनके सामने सारा मुद्दा रखा और अपनी राय पेश की। मरियम ने उन्हें मुत्फिक करने की पूरी कोशिश की, जो वो हो भी गए। ठीक है, आने दो, उन लोगों को रिश्ता लेकर देख लेंगे। अब्बा हजूर बोले। जी बेहतर, मरियम बोली और अब्बा हजूर से दुआ और प्यार लेकर कमरे से चली गई। महीन उस वक्त यूनिवर्सिटी में खड़ी अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। वो आज जल्दी यूनी आ गई थी और अब अपनी दोस्त ज़रनूर का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि ज़रनूर उसे सामने से आती दिखाई दी। कहाँ मर गई थी? महीन ने एक मुक्का उसके कंधे पर जुड़ते कहा। सॉरी यार, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। ज़रनूर ने अपना कंधा सुलाते हुए कहा। चल, अब जल्दी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज सीनियर्स के साथ है लेक्चर। महीन ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। क्या अजाब है, सीनियर्स के साथ क्यों है लेक्चर? ज़रनूर चिढ़कर बोली। चल छोड़ना, कुछ कह के तो देखे, मेरी भी फिर इतनी लंबी ज़बान है। महीन ने अपने एक बाजू को आगे करते दूसरा हाथ उसी बाजू के कंधे पर रखे अपनी ज़बान की लेंथ बताई कि ज़रनूर का कहका बेसाख्ता फ़िज़ा में गूंजा। वो दोनों अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। महीन और ज़रनूर उस वक्त क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। बंद दरवाजे का मतलब साफ था कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। दोनों ने हिम्मत जमा करते दरवाज़ा खोला। मे आई कम इन सर? दोनों ने एक साथ बोला। कम इन। प्रोफेसर आबिद ने इजाज़त दी। दोनों ने शुक्र का सांस लिया और अपनी चेयर्स की तरफ बढ़ती कि सर की आवाज़ ने दोनों के कदम रोके। वो दोनों क्लास के दरमियान में खड़ी थी। लेट आने की वजह? प्रोफेसर ने पूछा। अभी वो कुछ बोलती कि एक सीनियर लड़का बोला। सर किसी लड़की को उसके आशिक के साथ भगा रही होंगी। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगी, जबकि महीन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाँ, तेरी बहन को भगा रही थी, महीन दूबदू बोली। तेरी? वो लड़का अभी अपनी बात मुकम्मल करता कि महीन उसकी बात मुकम्मल करने से पहले बोली। ए नो गाली, ज़्यादा बोला ना तो मुंह में तेज़ाब डाल दूंगी, समझा? महीन उसके बखे ही पड़ गई। पूरी क्लास आंखें फाड़े मंजर देख रही थी कि एक सीनियर एक जूनियर से बेइज्जत हो रहा है, और वो भी लड़की, जहाँ कारा बेबी उसी क्लास में मौजूद था। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर का स्टूडेंट था, जबकि ना वो महीन को जानता था ना महीन उसको। हत्ता कि दोनों का भी कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था। जिहान ने पहली दफ़ा उसे देखा था और देखता ही रह गया। उस वक्त यही हाल पूरी क्लास का था। शट अप, बस करें आप सब। महीन अपनी सीट पर बैठे। प्रोफेसर ने सबको खामोश करवाया और महीन को बैठने को बोला। जी सर, मुझे भी शौक नहीं कुत्तों के मुंह लगने का, महीन ने आंखें फेरते कहा। सर देखिए, सीनियर्स की इंसल्ट कर रही हैं आपकी मौजूदगी में, एक और लड़का बोला। हाँ तो सीनियर्स को भी चाहिए अपनी औकात में रहे, महीन भी दूबदू बोली। तुम्हारी क्या औकात है? वो लड़का उठ खड़ा हुआ। ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है, महीन आईब्रो रेज करती बोली। अभी वो लड़का कुछ और बोलता कि प्रोफेसर की आवाज़ गूंजी। बस करे, मैंने कहा। मेरे बाप को तुम जानती नहीं हो, वो लड़का प्रोफेसर के चुप कराने के बावजूद बोला। अच्छा जी, कौन है तेरा बाप? नाम बता, महीन हंसते हुए बोली। मेरे बाप तक ना पहुंचना, लड़का फट से बोला। मैंने नाम पूछा है, या तेरी माँ ने कभी तुझे तेरे बाप का नाम नहीं बताया? महीन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। ए, वो लड़का कुछ बोलता कि महीन फिर बोली। क्या है? बाप का नाम पूछा है, सिंपल। अब तुझे याद नहीं तो मेरा क्या कसूर? महीन कहते ही मुड़ी और जरनूर को आंख विंकी और दोनों अपनी सीट पर बैठ गए, जबकि वो लड़का लब भींच कर रह गया। यार, इसकी तो मेरे से भी लंबी ज़बान है। जिहान बोला, जबकि उसका दोस्त इस बात पर हंस पड़ा। चांद की किरणें हर सू फैल रही थी। उसकी चांदनी सुल्तान हवेली के अंदर दाखिल होती हवेली को खूबसूरत अक्स देती थी। महापारा अपने कमरे में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी। अलीना कब से उससे मिन्नतें कर रही थी, मगर वो मान ही नहीं रही थी।
तुम पागल हो, मैं इतने बड़े पंगे नहीं लेती, महापारा चीखते हुए बोली। प्लीज़ यार प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा, अलीना एक्साइटेड होते हुए बोली। अलीना महापारा की बचपन की दोस्त थी और दोनों की हरकतें भी एक जैसी ही थी। दोनों शरारती, हर किसी से पंगे लेने वाली, मगर डरपोक थी। अब अलीना महापारा की मिन्नतें कर रही थी कि पुलिस स्टेशन फ़ोन करके प्रैंक करते हैं, और महापारा मान भी गई थी। मरियम उस वक्त अपने कमरे में थी। उसने बरहान को कॉल की। हेलो, बरहान ने फ़ोन पिक करते कहा। मैंने अब्बा हजूर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है जितना जल्दी हो सके रिश्ता ले आएं, हम देख लेंगे कि क्या करना है। मरियम बोली। ठीक है, फिर हम कल ही रिश्ता लेकर आ जाएंगे, बरहान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। व्हाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है इतनी जल्दी? मरियम हैरान होते हुए बोली। हाँ चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, बरहान ने कहते साथ ही कॉल कट कर दी। वो उस वक्त एक बहुत ज़रूरी फ़ाइल पर काम कर रहा था, उस वजह से ज़्यादा बात ना की। मरियम भी फ़ोन रखकर सोने के लिए लेट गई। सुबह उसकी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मुराद उस वक्त थाना में किसी केस के सिलसिले में आया था। उसने SHO दिलावर खान को किसी काम के सिलसिले में भेजा था और वो खुद उसके ऑफिस में बैठा था। वो किसी केस पर काम कर रहा था जब टेबल पर पड़ा टेलीफोन बजा। मुराद ने रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, मुराद बोला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से महापारा घबराई हुई आवाज़ में बोली। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा बोलिए, मुराद अपनी वजी आवाज़ में बोला। आप SHO दिलावर खान बोल रहे हैं? महापारा बोली। जी बोलिए। मुराद के माथे पर बल पड़े। कमीनी तू फंसवाएगी। महापारा फ़ोन कान से हटाकर अलीना पर चीखी, मगर उसकी आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ साफ सुनाई दे गई। मुराद के माथे पर शिकने उभरी, लेकिन खुद को कंपोज करते वो मुतवज्जे हुआ। वो दरअसल हमारे घर कुछ डाकू घुस आए हैं। महापारा अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं अभी नफरी लेकर अभी पहुंचता हूं। बल्कि आप रहने दें, मैं खुद आपकी लोकेशन ट्रेस करके पहुंचता हूं। मुराद अपनी हंसी पर काबू पाते संजीदगी से बोला कि महापारा की सीटी गुम हुई। नहीं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम खुद देख लेंगे, आपका नाम ही काफ़ी इन डाकुओं के लिए। महापारा के रंग उड़े। उसने जल्दी से पहलू बदला। तुम बेवकूफ़ लड़की, ये कोई मैकडोनल्ड नहीं है जो तुम फ़ोन करके प्रैंक कर रही हो। ये पुलिस स्टेशन है और पुलिस वालों के साथ मजाक करने का अंजाम जानती हूँ। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारी उस स्टूपिड दोस्त को हवालात में डाल दूँ और फैंटी अलग से। मुराद उस पर फट पड़ा और रिसीवर रख कर हवालदार को बुलाया। इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और चलो। मुराद गाड़ी की चाबी उठाता महापारा को सबक सिखाने के लिए निकला, अपने अंजाम से बेखबर। बेगैरत मनहूस, अल्लाह करे तू कुंवारी ही मर जाए, तुझे गंजा धुला मिले। मरवा दिया मुझे। महापारा लीना पर फट पड़ी। फिक्र ना कर यार, इन पुलिस वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, कुछ नहीं होगा। अलीना उसे तसल्ली देते हुए बोली। पक्का? महापारा ने तस्दीक चाही। हाँ हाँ, अब सो जाओ, अलीना बोली। वो आज रात रहने के लिए आई थी। वो दोनों सोने के लिए लेट गई। मुराद लोकेशन ट्रेस करता करता सुल्तान हवेली जा पहुंचा। मुराद की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था कि ये कारनामा सुल्तान हवेली की किसी लाडली का होगा। उसने उस नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जा रही थी। महापारा भी सोने ही लगी थी जब उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने कॉल उठाई। हेलो, महापारा बोली। कौन हो तुम? मुराद हनूज उसी संजीदगी से बोला। महापारा को कुछ पल लगे थे उस आवाज़ को पहचानने में। आप? महापारा अटकते हुए बोली। जी मैं। अब बताओ कौन हो तुम? मुराद बोला। मैं वो। महापारा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या मैं लड़की, सीधा सीधा अपना नाम बताओ, मैंने कहा। मुराद अपने इश्तियाल को काबू पाते हुए बोला। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि वो सिर्फ एक मजाक था, मुझे माफ़ कर दे SHO साहब। पहली बात, मैं SHO नहीं, कमिश्नर हूँ। अब तुम अपना नाम बताओ, मुराद बोला। जबकि कमिश्नर के नाम पर जहाँ महापारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी हुई, वहीं कमिश्नर के नाम पर वो ठिठकी, लेकिन फिर हिम्मत करते बोली। मेरा नाम महापारा सुल्तान है। ओह चलो शाबाश, नीचे आओ फ़ौरन, तुम्हारे पास 5 मिनट है बस, वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर मुराद को अब शरारत सूझ रही थी। अब उसका भी तो हक था दुश्मन खानदान को तंग करने का। व्हाट? आप मेरे घर कैसे पहुँच सकते हैं? महापारा की सीटी गुल हुई। मैं तुम्हारी हवेली के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी नीचे आओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुराद चिढ़कर बोला। मैं नहीं आ रही, महापारा बोली। ठीक है, फिर मैं अंदर आ रहा हूँ। मुराद ने उसे डराना चाहा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा मैं आ रही हूँ। महापारा लाइन पर आई। गुड गर्ल, मुराद बोला।
महापारा ने सोई हुई अलीना को देखा, जो उसे मुसीबत में फंसाकर खुद ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। महापारा ने एक रख कर चपेट सोई हुई अलीना को मारी कि वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ, क्या हुआ? अलीना बुखलाते हुए बोली। नवाज शरीफ मर गया है मनहूस। महापारा चिढ़कर बोली। है सच्ची? अलीना उछलते हुए बोली। बकवास ना कर, मुझे मुसीबत में फंसाकर खुद सो मर रही है। फ़ोन SHO ने नहीं बल्कि कमिश्नर ने उठाया था। वो नीचे पहुंच गया और मुझे नीचे बुला रहा है। अगर ना गई तो वो अंदर आ जाएगा। महापारा ने एक सांस में सारी रौदात सुनाई। अल्लाह अल्लाह, हम तो गए। अलीना बोली। ओए सुन सुन, कमिश्नर पुलिस ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है? जल्दी बता। महापारा के जहन में कुछ आया कि उसने सवाल किया। यार वो, अलीना सोचने बैठ गई। हाँ हाँ याद आया, मुराद काराबे। मुराद काराबे? अलीना ऐसे उछलते हुए बोली जैसे एग्ज़ाम में मैथ का कोई सवाल तुक्के से हल कर लिया। जबकि लफ्ज़ काराबे सुनते महापारा की बची कुची जान हवा हुई। वो बाकायदा अब कांपने लगी थी। यार मुझे जाना होगा वरना वो सच में अंदर आ जाएगा। महापारा ट्रांस की कैफियत में उठी और नीचे जाने लगी, जबकि अलीना ने शुक्र का सांस लिया कि वो बच गई। हवेली में उस वक्त सब सो रहे थे। महापारा चुपके से हवेली से निकली और चौकीदार को सोया हुआ पाया तो आहिस्ता से गेट खोलते हवेली अबूर करती बाहर निकली। सामने ही गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर सायरन लगा था और उस गाड़ी के सामने मुराद खड़ा इंतज़ार कर रहा था। महापारा की तरफ उसकी पीठ थी। महापारा ने गला खन खार कर उससे मतवज्जो किया तो मुराद ने रुख फेरा। महापारा उस वक्त आसमानी कलर की शलवार कमीज़ में हमरंग दुपट्टा सर पर तरतीब से लिए मेकअप से पाक चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे देख रही थी। जबकि मुराद ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसके दिल ने एक बीट मिस की। वो अपने सामने खड़ी उस पर ही पैक कर लड़की को मबहूत सा देखने लगा। फिर खुद के ना समझ आने वाले जज्बात पर काबू पाते उससे मुखातिब हुआ। तो तुम हो महापारा सुल्तान? हाँ। मुराद तंज को ऊंचा किए बोला। देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। महापारा वजाहत देते हुए बोली। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। महापारा मिन्नत पर उतर आए। दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर तैयार रहना, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तुम्हें। मुराद को उस परी पर तरस आया जिसने एक नज़र में उसके दिल पर जादू कर दिया था, लेकिन उसके शैतानी दिमाग ने कहा, नहीं मुराद, सुल्तान से बदला लेने का अच्छा मौका है, क्यों हाथ से जाने दूँ। उसने महापारा से वादा लिया और उससे भी वादा किया कि अगर वो जो कहे वैसा महापारा ने किया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उसने अभी सोचना था कि वो उससे क्या करवाए, इसलिए उसने अभी उसे कुछ नहीं कहा। जबकि महापारा अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें चुकाए खड़ी थी। ठीक है तुम जाओ, अभी जब कोई काम होगा तो बता दूंगा, काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। मुराद ने बड़ी मुश्किल से उसके हसीन चेहरे से नज़रें चुराई और उसे जाने का कहा। महापारा ने कुछ सुख का सांस लिया और एक नज़र उस पर डालती अंदर चली गई। जबकि उसके नज़र उठाकर देखने पर मुराद का दिल ज़ोरों से धड़का। जब वो अंदर चली गई तो मुराद भी अपनी गाड़ी में सवार होते काराबे मैंशन के लिए निकला। चांद आज पूरे आबोताब से चमक रहा था। उसकी सफ़ेदी माइल चांदनी एक दरमियाने तर्ज के खूबसूरत मकान पर पड़ रही थी। एक शख्स अंधेरे में डूबे एक कमरे के ठीक दरमियान में एक सोफ़े पर बड़ा जुमान था। उसके ठीक ऊपर एक खूबसूरत और आली शान सा फानूस लटक रहा था जिसमें छोटे छोटे बल्ब अपनी मध्यम रोशनी हर सू बिखेर रहे थे। वो शख्स उस सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाए आंखें मूंदे हुए था, एक हाथ से सिगरेट सुलगा रहा था। जब ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। सर, एक अहम मालूमात मिली है, उस आदमी ने उसे बताया। हाँ बोलो। उस शख्स की खूबसूरत मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी। उसने अपनी नीली आंखें उठाकर अपने वफादार आदमी को देखा जो उसके लिए कोई अहम मालूमात लाया था। सर, मैडम को जहर देने के लिए किसी शख्स ने सुपारी दी है, उस आदमी ने खबर दी। किसकी इतनी जुर्रत हुई है? फरहान की आवाज़ गूंजी। सर, वो दौरानी, आदमी बोला। नज़र रखो उस कमीने पर। फरहान फिर बोला। जी सर, जो आपका हुक्म। ठीक है, तुम जा सकते हो। फरहान ने उसे जाने को बोला। वो आदमी चला गया तो फरहान ने फिर अपना सर सोफ़े की पुश्त पर गिराया। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। एक एक को कब्र में अपने हाथों से उतारूंगा। ये फरहान शम्स खान का वादा है जिसे आज तक मैंने
जैसे आज तक मैंने उसकी हिफाजत की है, आइंदा भी वैसे ही करूँगा। फरहान खुद से अज़म करता हुआ बोला। अंधेरी रात गुजर चुकी थी और सूरज हर सू अपनी रोशनी फैला चुका था। सुबह की ये किरण किसी की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाली थी। ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजर रहा था। सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। आज के दिन में बस ये ख़ास था कि आज कारा बे मेंशन के मकीनों ने सुल्तान हवेली रिश्ता लेकर जाना था। आज या तो उन दोनों ख़ानदानों की 15 साल पुरानी दुश्मनी को इख्तिताम पजीर होकर रिश्तेदारी में तब्दील होना था, या फिर इस दुश्मनी को मज़ीद आगे बढ़ना था। कारा बे मेंशन में दाद जी ने सबसे बात कर ली थी। सब लोग अहमद की खुशी में खुश थे, मगर कहीं ना कहीं नाखुश भी थे कि अब बहू दुश्मनों के घर से आएगी। लेकिन दाद जी के फैसले के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि एतराज़ करें। इसीलिए जो नाखुश भी थे उन्हें भी खुश होना ही था। दूसरी तरफ सुल्तान हवेली का हाल भी यही था। बस फ़र्क ये था कि कारा बे मेंशन में दाद जी थे तो सुल्तान हवेली में अब्बा हजूर। सुल्तान हवेली में रात के खाने की तैयारियां की जा रही थी। कोई भी ज़्यादा खुश नहीं था, मगर अब्बा हजूर के आगे सब मजबूर थे, इसलिए चुप थे। मिशेल को जब से पता चला था उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसके पास इनकार की कोई वजह ना थी, मगर वो दुश्मनों के घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन दाद जी और अब्बा हजूर दुश्मनी ही ख़त्म करने के चक्रों में थे। जहाँ सुल्तान हवेली में उनकी आमद की तैयारी हो रही थी, वहाँ कारा बे मेंशन में उधर जाने की तैयारी हो रही थी। बाकी सब मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों पर जा चुके थे। मरियम उस वक्त अपने ऑफिस रूम में मौजूद किसी फ़ाइल पर काम कर रही थी। वो अभी अभी मीटिंग से फ्री हुई थी। वो हनूज़ फ़ाइल पर झुकी काम कर रही थी जब ऑफिस में दाऊद दाखिल हुआ। दाऊद उसके ऑफिस का एम्प्लॉय था। वो उन तमाम प्रोजेक्ट्स का हेड था जो मरियम ने दौरानी के साथ तय किए थे, मगर कुछ दिन पहले ही उसने वो सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए थे। मैम आपकी कॉफ़ी। दाऊद ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते उसे दिया। आमना कहाँ है? मैंने उसको बोला था कॉफ़ी का। मरियम ने सवाल दागा। जी मैम, उसी ने बनाई है कॉफ़ी। उसे मैनेजर साहब ने बुला लिया था, इसीलिए आपकी कॉफ़ी मैं ले आया। दाऊद ने तफसील बताई। ठीक है, तुम जा सकते हो। और हाँ, आमना को भेजो मेरे पास। मरियम ने उसे जाते जाते काम बोला। वो भी सर इस बात में हिलाता ऑफिस रूम से बाहर निकला था। कुछ देर गुजरी थी जब आमना दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। जी मैम, आपने बुलाया था? आमना बोली। हाँ बैठो। मरियम सब काम छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। आमना ज़रा झिझकते हुए चेयर पर बैठ गई। कैसा जा रहा है काम? मरियम ने पूछा। जी मैम, सब अच्छा जा रहा है, आमना ने बताया। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है अब? मरियम ने उसे कंफर्टेबल करते हुए कहा। तो उसने महज नाम में सर हिलाया। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। झिझकने की ज़रूरत नहीं है, और जॉब छोड़ने की तो बिल्कुल भी नहीं, मरियम ने उसे नरमी से कहा। जी मैम, आमना ने खुशी से उसे कहा। गुड, ये लो। मरियम ने उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया जो उसने नासमझी से थाम लिया। ये क्या है मैम? ये तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट लेटर है, और साथ में तुम्हारा बोनस भी, तुम्हारी वर्किंग बेस पे, मरियम ने उसे बताया। तो वो खुशी से चहकने लगी। थैंक यू सो मच मैम, आमना चहकते हुए बोली। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जाओ अब सेलिब्रेट करो। मरियम ने उसे प्यार किया तो वो टेबल पर पड़े खाली कॉफ़ी का मग उठाती ऑफिस रूम से बाहर निकली। मरियम फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर गुजरी थी जब उसके लैपटॉप पर अलार्म बजा तो उसने लैपटॉप ऑन करते फुटेज चेक की, जिसे देखते ही मरियम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। बरान और मुराद ऑफिस के मेन गेट से एंटर हो रहे थे। मुराद के साथ उसकी सारी नफरी मौजूद थी, जिन्होंने ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। मरियम के तासुरात सख्त हुए थे, चेहरे पर से खून छलक रहा था। वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारती झटके से उठी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा लहराया और दिल घबराने लगा। उसने जल्दी से खुद को संभाला था और चेयर पर वापस से बैठते टेबल की दराज से इनहेलर निकालते होंठों से लगाया था, लेकिन फिर भी उसकी हालत नॉर्मल नहीं हुई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते ऑफिस से बाहर का रुख किया। बाहर पहुंचते उसने देखा उसके सारे स्टाफ को पुलिस ने एक तरफ खड़ा किया हुआ था और बरान और मुराद अंदर दाखिल हो रहे थे। मरियम दीवार का सहारा लेकर खड़ी गुस्से से बरान और मुराद की तरफ देख रही थी। बरान और मुराद दोनों उसकी तरफ भागे, उसकी हालत से बेखबर। तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं ऑफिस में? बरान ने उसका बाजू दबोचते पूछा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी वो कुछ बोलती कि बरान ने उसे झंझोड़ डाला। मैंने बकवास की है, तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं है? दुरानी ने तुम्हें जहर देने के लिए तुम्हारे ऑफिस में किसी को सुपारी दी है। बरहान अपनी बात करता
मुराद को देखने लगा, जबकि मरियम ट्रांस की हालत में वो मंजर याद करने लगी जब दाऊद उसे कॉफ़ी देने आया था। मरियम ने बेसाख्ता अपने सीने पर हाथ रखा और फिर बरान की तरफ देखा। उसने दाऊद का नाम लिया और साथ कॉफ़ी लफ्ज़ भी जोड़ा। बरान ने मुराद को इशारा किया तो मुराद ने दाऊद को पकड़ते उसे एसएचओ के हवाले किया। एसएचओ ने उसे हथकड़ी लगाई तो वो पहले भागने लगा। जब नाकाम हुआ तो चीखने लगा कि उसे माफ़ कर दिया जाए, मगर एसएचओ उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ मरियम बेहोश होती बरान के मजबूत बाजुओं में झूल के बरान ने उसके गाल थपके और अगले लम्हे उसे अपने बाजुओं में उठाया, उसे गाड़ी में डालता अस्पताल की तरफ ले गया, जबकि मुराद पीछे ऑफिस में ठहरकर पूछ गछ करने लगा। बरान उसे हनूज बाजुओं में उठाए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ और उसे स्ट्रेचर पर लेटाते चीखते चिल्लाते डॉक्टर्स और स्टाफ को मतवज्जह करने लगा। जल्दी जल्दी सारा स्टाफ और डॉक्टर्स उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। बरहान इमरजेंसी वार्ड के बाहर दीवार से टेक लगाए खड़ा हो गया। कुछ ही देर में बलाज और हनान अस्पताल में दाखिल होते इमरजेंसी वार्ड की तरफ गए और बरहान को बाहर खड़े देखा। इससे सारी सूरत हाल मालूम की और बरहान ने उसे बताया कि उसने दौरानी के पीछे बंदे लगाए थे जब से उसने मरियम को धमकी दी थी। आज सुबह ही पता चला कि दौरानी मरियम को जहर देने की साजिश कर रहा था और ये काम उसने मरियम के ऑफिस में मौजूद अपने किसी बंदे के ज़िम्मे लगाया था। और आगे की सारी कहानी बताई तो बलाज और हनान ने बड़े ज़ब्त से अपने गुस्से को काबू किया। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आया। अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, आप उन्हें सही वक्त पर ले आए, वरना उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। हम उन्हें कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे और 4-5 घंटे में डिस्चार्ज भी कर देंगे, डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोला। थैंक यू डॉक्टर, बलाज बोला। मरियम को कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बलाज और हनान कमरे में उसे देखने के लिए गए, जो अभी नीम बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर्स ने कहा था जैसे ही उन्हें होश आए आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। बलाज अपनी बहन को एक टिक देख रहा था। उन दोनों ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। सर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। एक नर्स अंदर आई और बलाज को डॉक्टर का पैगाम दिया। बलाज और अनान दोनों डॉक्टर के रूम की तरफ गए। मरियम पीछे रूम में अकेली थी। बरान अस्पताल के बाहर खड़ा मुराद से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुराद ने उसे बताया कि दुरानी सुबह ही मुल्क से फ़रार हो चुका है। बरान सिर्फ मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। मरियम अभी नीम बेहोशी की हालत में थी। वो कमरे में अकेली थी। कमरे की खिड़की पर एक साया लहराया और वो साया अगले ही लम्हे खिड़की खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसने ब्लैक कलर की हुडी और चेहरे पर ब्लैक मास्क चढ़ाया हुआ था। उसका पूरा जिस्म उसके काले लिबास से ढका हुआ था। सिर्फ उसके हाथ और आंखें नजर आ रही थी। उसके सफ़ेद हाथों की रगें उभरी हुई थी और उसकी नीली आंखें सपाट थी। वो शख्स मरियम की तरफ बढ़ा और उसके पास बेड पर बैठ जगह बनाते बैठा था। उसने मरियम के मोमी हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें लबों से लगाया। वह यकटिक मरियम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अपने हान को माफ़ कर दो। मैं जब से यहाँ से गया था मैंने तब से लेकर अब तक हर वक्त हर लम्हा तुम्हारी हिफाजत की है, मगर आज मैं नाकाम हो गया। मगर मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारा हान तुम्हारी हर पल हिफाजत करेगा। मैं अब मज़ीद किसी को इजाज़त नहीं दूँगा कि वो हमें अलग करे। तुम्हारा हान तुम्हें ले जाएगा। उसके आंसू मरियम की हथेलियों पर गिरे। वो उठा और मरियम की पेशानी पर लब रखते एक नज़र उस पर डालते कमरे से बाहर निकला। कमरे के बाहर उस वक्त कोई मौजूद ना था, इसलिए उसे वहाँ से निकलने में कोई दिक्कत पेश न आई। बरान ने फ़ोन रखते अस्पताल के अंदर का रुख किया। उसका इरादा मरियम की खैरियत दरियाफ्त करना था। वो राहदारी में चल रहा था कि अचानक उसका किसी शख्स से टकराव हुआ। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि बरान की नज़र उसकी आंखों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसे हैरत का झटका लगा। बरान वो नीली आंखें या उस तरह की नीली आंखें पहले भी देख चुका था। बरान अभी कुछ करता इससे पहले वो शख्स अपना आप संभालता वहाँ से निकलता चला गया। बरान अपनी जगह साकित खड़ा रहा। बरान पेशेंट रूम में दाखिल हुआ तो मरियम को होश आ चुका था। वो अपने सहारे पर उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। बरान ने रूम का दरवाज़ा बंद करते आगे बढ़कर उसे सहारा देते सीधा बिठा दिया। मरियम ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो बेसाख्ता ही दोनों की आंखें मिली। वो दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मरियम ने नज़रें झुका ली। बरान ने भी नज़रों का जाविया बदला। कैसी तबीयत है अब? बरान ने नरमी से पूछा। अब बेहतर हूँ, मरियम ने नज़रें झुकाए कहा। दैट्स ग्रेट, तुमसे यही उम्मीद है, बरान बोला। तुम्हारा शुक्रिया, मरियम ने हनूज गर्दन झुकाए कहा। तो उसके इस तरह बोलने पर बरान के दिल ने एक बीट मिस की थी। किस लिए? बरान अनजान बनते हुए बोला।
मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो मरियम का सर अभी तक झुका हुआ था। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कर्ज है तुम पर। कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हारी। बरहान ने जैसे उससे मुआहदा कर लिया। मरियम ने अपने इकलौते डिम्पल की नुमाइश करते सर इस बात में हिलाया। इतनी ही देर में हनान और बलाज डॉक्टर के रूम से होकर वापस आए थे। वो कमरे में दाखिल हुए तो मरियम बेड पर सीधी होकर बैठी हुई थी। उसके कुछ फासले पर बरान खड़ा था। बलाज ने जल्दी से अपने कदम मरियम की जानिब बढ़ाए और एक ही जस्त में उसे खुद में भींचा। बलाज ने उसके बालों पर लब रखे और सुकून से आंखें बंद की। मेरी जान, मेरा सुकून, मेरी प्यारी बहन, तुम ठीक हो ना? बलाज उसके गालों के दाएं बाएं हाथ जमाए उससे पूछने लगा। तो मरियम ने मुस्कुराते हुए जल्दी से सरस बात में हिलाया। कैसी है मेरी गुड़िया? हनान ने भी उसके सर पर हाथ रखते उससे पूछा। मैं अब ठीक हूँ, आप लोग फिक्र न करें, मरियम ने उसकी परेशानी दूर करते जवाब दिया। बलाज बरान की तरफ बढ़ा और हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे बरान ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। तुमने आज साबित कर दिया कि नस्ली दोस्त जितना भी नाराज़ क्यों ना हो, दुश्मनों की सफ़ में कभी खड़ा नहीं होता। जबकि हम सब ने ही बचपन से अपने बीच दुश्मनी का बीज बोया। तुम चाहते तो यहाँ अपने दुश्मनी निभा सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मेरी जान से प्यारी बहन की जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बलाज शर्मिंदगी से बोला। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था चीफ मिनिस्टर साहब। बरान ने उसे तसल्ली दी। चलो अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बरान उससे हाथ मिलाता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। मरियम की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। तो ये थी इसकी आज की पहली एपिसोड और यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छा, नॉवेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हर नॉवल का अलग वे होता है, हर राइटर का लिखने का अलग अंदाज़ होता है, ठीक है। तो अगर इनके लिखने के अंदाज़ को देखा जाए तो इनका नॉवल ऐसा था जिसमें ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि मुकालमे वाला एक हमारा एक वो सब्जेक्ट होता था। मुकालमे सब्जेक्ट नहीं कह सकते, मतलब उर्दू में होते थे या इंग्लिश में भी कह लें। इंग्लिश में तो खैर नहीं, अब हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू की बात करेंगे। मुकालमे बोलने होते थे, एक बोलता था, अली पहले बोलता था, फिर अहमद बोलता था, तो फिर इस तरह से। तो इसमें सीन ऐसे है कि ये थोड़ा नॉवल इस तरह का है, इसमें डायलॉग्स हैं, इसमें सिचुएशन नहीं बताई जाती, इसमें फ़िलॉसफी नहीं बताई गई, इसमें सिर्फ एक सिंपल स्टोरी, डिफरेंट डायलॉग्स और जो उसके मतलब थोड़ा बहुत कि वो किस अंदाज में बोल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे क्या कर रहे हैं वो बताया जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। सही है, अब चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ नहीं आई, इतने ज़्यादा रिश्ते थे तो मुझे तो आधे समझ ही नहीं आए कि स्टार्ट में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा, मुझे फिर बाद में जब वो एक एक वो तारुफ हुआ, एक हातिम साहब है, एक मुराद साहब है, एक बारान साहब है, एक जहान साहब है, ठीक है। मुझे इन सब का मतलब जैसे जैसे वो सारे आ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ कुछ बहुत ज़्यादा उनके डायलॉग्स बहुत मज़े के लगे, ठीक है। और मतलब हंसी आ रही थी, फ़नी डायलॉग्स थे और कुछ कुछ सिचुएशन थोड़ी ड्रामेटिक लग रही थी कि अब लोग हम देखें, मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा सच नहीं होता। हमारे प्रोफेसर फर्स्ट डे जब होते हैं तो वो थोड़े हम्बल होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। अच्छा, मेरी एक टीचर थी, वो बहुत ज़्यादा ना पहले दिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इतनी सख्त थी, लेकिन बाद में हमें पता चला वो इतनी नहीं थी। वो बस पहले दिन ही ना टीचर बहुत ज़्यादा आता है तो इंस्ट्रक्शंस देता है तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यार हम तो गए अब, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उनका टीचर वाला थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट वाला भी थोड़ा रूड लगा, जब जैसे वो उसको कहती है तो क्या आप रख कर आते हैं मतलब ये कोई ऐसा वो इन्वायरमेंट लग रहा था जैसे बिगड़ी हुई, कि वो बिगड़ी हुई यूनिवर्सिटी में बिगड़े हुए रईसज़ादे आ गए। लेकिन जैसे दोनों ख़ानदानों का तारुफ हुआ है, वो दोनों भाई लग भी ऐसी फैमिलीज़ रही हैं। अच्छा, मैं वैसे ऐसे दरमियान में ही शुरू हो गई, तरतीब से चलते हैं। अच्छा, दो फैमिलीज़ बताई गई हैं, ठीक है। दोनों फैमिलीज़ पता चला है कि आपस में दुश्मन है, ठीक है। उसके बाद फिर रेस वाला सीन होता है जिसमें वो एक लड़की आती है और फिर उन सब के साथ दो लड़कों के साथ रेस होती है, ठीक है। उधर से दो कज़न्स देख रहे होते हैं जो कि वो कहते हैं कि क्या तुम, मतलब उनको शर्म दिलाते हो भाई तुम लोग लड़की से हार गया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि भाई देख लो फिर भी हम सेकंड थर्ड तो आ गए ना।
तो लेकिन वो मज़े की कन्वर्सेशन उनकी मज़े की है, डायलॉग्स में कोई झोल नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी वो थोड़ा-सा ना, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा वो वाला रोमांटिक और बोल्ड वाले हैं, वो वाला सीन नहीं है। लेकिन इसमें इस तरह से स्टोरीज़ बताई गई है कि कज़न्स बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे को जिसका जो कपल था उनकी वही सिचुएशन डाली गई है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चल गया कि बरहान मरियम के साथ, जेहान मेरा ख़्याल है वो जो इतनी मुँह फट जेहान वाली लड़की सच में, हो उस जेहान सही कह रहा था, इसकी ज़ुबान तो मुझसे भी ज़्यादा लंबी है। वो बड़ा था मज़े का। लेकिन मुझे हैरत हुई, इतनी बदतमीज़ी वो कर रहे थे और प्रोफ़ेसर वो कुछ नहीं कह रहे थे। तो फिर आई थॉट कि शायद अ, हम हमारी हमारी वो दुनिया ही नहीं है, वो कोई अलग ही दुनिया में है। तो हो सकता है कि वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फिर उसके बाद वो महापारा वाला सीन, तो मुझे था कि सारे घर, इतनी बड़ी फैमिली है, कोई एक बंदा आ रहा है, जब वो आते हैं गाड़ी भी आती है, तो क्या वो ऐसे ही अपने ही वो कमिश्नर वो आ गया है गाड़ी में, तो वो खुद ही आता है, वो खुद ही नीचे आती है। तो वो सिचुएशन नहीं बताई जाती कि वो सिचुएशन वो कितना बड़ा उनका घर था, बाकी घर वाले कहाँ थे। वो बस उन राइटर ने ना सिर्फ वो किया है कि उनकी डायलॉग वो होने थे, तो वो उन्होंने करने थे, तो उनका वो सारा सीन क्रिएट हो गया। जैसे एक फ़िल्म नहीं होती, फ़िल्म में ये होता है कि आप वो रख लेते हो, आपका वो किसी के साथ सीन होना होता है, ठीक है। आपने हीरो को अगर हीरो दिखाना होता है ना, तो वो हीरोगिरी ही करेगा, लेकिन अगर विलन वाला वो सिचुएशन होती है तो फिर विलन वाला ही दिखाना है। मैं एक सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ। तो इधर भी यही सीन था कि पता नहीं चल रहा था, कोई भी नहीं आता, किसी के सीन में कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता, वो दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो खैर, इन शॉर्ट नॉवल बहुत मज़े का लग रहा है मुझे, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ। मज़े का नावल वही होता है जब पढ़ते हुए आपको बोरियत फील ना हो, आप इंजॉय करें, आपको बार बार टाइम ना देखना पड़े और आपको बार बार ये सिचुएशन ना देखनी पड़े कि यार आगे क्या होगा, ये वो। मतलब अब मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा। मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आगे पढ़ूँ ही ना, मतलब मुझे हो रहा है, कपल्स हैं तो सबकी कैसे सिचुएशन, एट द एंड ऑफ कोर्स हमें वो शुरू में ही एक वो दे दी गई है कि वो उनका निकाह हो रहा होता है। ओह, शुरू वाला तो हमने सीन मिस ही कर दिया गाइस। तो शुरू में जो सीन होता है, अच्छा, कि वो गिरती है, उसका निकाह हो रहा होता है, मतलब मरियम के साथ ये सारा कुछ होता है, बरहान जाकर उसकी बुरी हालत होती है, तो ये सारी सिचुएशन बरहान की बताई गई है गाइस। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है फिर इसकी अगली एपिसोड में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा वो हूँ क्यूरियस, और मतलब मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया और इन्जॉय भी मैंने बहुत किया है इसकी पहली एपिसोड को। अब हम लोग बात कर लें बाकी। मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के साथ मैं टच में रहूं, जो भी मुझे अनाउंसमेंट करनी होती है मैं उसमें जाकर कर दिया करूं, और आप लोगों के साथ बातें नॉर्मली, मैं जब मेरा दिल कर रहा होता बातें करने का, मैं व्हाट्सएप में ही शुरू हो जाती हूँ। तो व्हाट्सएप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप को जाकर फॉलो कर लें। इसके अलावा अगर कोई इस नावल को सुन रहा है और रील्स बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कोलैब कर सकते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रील्स बन सकती हैं। तो मुझे वो इंस्टाग्राम पर डीएम करें, देन मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा, मैं अपलोड करूँगी, हम लोग मतलब कोलैब करेंगे उसमें, ठीक है। उसको फिर बाद में वीडियोस मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी वो अपलोड कर दूँगी। और इसके अलावा नावल जो रात नावल है, वो हम लोग उसकी एक एपिसोड डेली बेसिस पर मैं दूंगी, 2 एपिसोड इसकी आएंगी। अब ड्यूरेशन कम होगा, ड्यूरेशन मैं ज़्यादा नहीं देख सकती आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की होगी, 40 मिनट की 2 एपिसोड होंगी, मतलब 20-20 मिनट की, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक और भी नावल देना है, रात नावल, ठीक है। तो सारे 7 नावल लेकर चलते हैं, और उधर माहिमल का नावल है फॉर एवर बुक हेवन पर, और नॉवेल्स फॉर एवर पर हम लोग रब से जुड़ने का सफ़र स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में शॉर्ट नॉवेल्स आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे।
अब डेफ़िनेटली मिलेंगे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ और डेली बेसिस पर आप लोगों को इंशाल्लाह एक लॉन्ग वीडियो मिला करेगी। वो नॉवल की भी हो सकती है, वो शॉर्ट नॉवल की भी हो सकती है और साथ में एक शॉर्ट नॉवल मिला करेगा और बाकी माह मलका की एपिसोड एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की होगी और इधर इसकी जो एपिसोड होंगी वो 40 मिनट तक की होंगी और रत नॉवल की भी 20 मिनट या 30 मिनट की वो एक एपिसोड होगी। मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी, 20 मिनट डज़न्ट मीन के 20 मिनट ही होंगे, हो सकता है 30 मिनट तक भी हो जाए या 25 मिनट से ज़्यादा 27-28 मिनट तक हो जाए। 5-6 मिनट तो मैं बोल लेती हूँ तो 30 मिनट तक भी हो सकती है, तो लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 20 मिनट मेरी तरफ से है। बाकी अगर बोनस में मैं दे पाई तो ज़रूर दूँगी। यार अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे तीनों चैनल को साथ साथ लेकर अब चलना है। मैं रिकॉर्डिंग टाइम से कर लिया करूँगी लेकिन मसला ये है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। अब इतनी सारी बातें आज मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं हर एपिसोड में आप लोगों को इतनी बातें ना करूँ। अब इस नॉवल में मैं आगे सिर्फ नॉवल रिव्यू ही दूँगी आप लोगों को, जो हर एपिसोड के एंड पर होगा। मैं इतनी बातें नहीं करूँगी, सही है। तो ये फर्स्ट एपिसोड थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए हम किस सिचुएशन से चलेंगे, क्या सीन होगा। और अगर आप लोग साथ साथ सुनोगे तो मुझे साथ साथ सुनाने में, जल्दी सुनाने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ हो सकता है मैं थोड़ा डिले कर दूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ सुनिएगा। तो फिर मिलते हैं इसकी सेकंड एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।